नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नए वीडियो में। और यहाँ से हम वीक 5 की शुरुआत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीक 4 तक के कंटेंट को आपने अच्छे से वॉच किया होगा और आपके वीक 4 तक के डाउट सारे क्लियर होंगे। अगर क्लियर नहीं है तो आप पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में जाएं और कमेंट करें। अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे। ओके, तो यहाँ वीक 5 हम शुरू कर रहे हैं। आप इसके टाइटल देख सकते हैं। इसमें रिलेशनल डेटाबेस को हम डिजाइन करना सीखेंगे। इसमें रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन का ये पार्ट 1 है। इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस का मतलब जो हमने अभी पढ़ा है, टेबल फॉर्मेट में जो डेटा को हम डिजाइन करते हैं, उसको हम कैसे बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसमें क्या कमियां हो सकती हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाना चाहिए, यही चीजें हम इस वीक में डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये है गुड रिलेशनल डिजाइन। गुड रिलेशनल डिजाइन क्या होता है? इसमें जो हमारा टेबल होना चाहिए, जो हमारा डेटा होना चाहिए, रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर के बारे में हो। प्रॉब्लम कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी टेबल बना रहे हैं, जो कुछ भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका वास्तविक कोई कोई रिलेशन होना चाहिए। बैकग्राउंड में नॉइज हो सकता है गाइज, क्योंकि दिवाली का दिन है, सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट, आपको उतना कंसीडर करना पड़ेगा। तो रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि जो भी हम डेटा को टैबुलेट कर रहे हैं, उसका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध होना चाहिए और कैन रिप्रेजेंट ऑल एक्सपेक्टेड डेटा ओवर टाइम। मतलब कि आने वाले टाइम में जो भी कुछ अगर डेटा उसमें आए और एक्स्ट्रा ऐड हो, तो उन सबको हम उसमें रिप्रेजेंट कर पाएँ, शो कर पाएँ, इस तरह की सुविधा हो उसमें। रिडंडेंट स्टोरेज का मतलब आप समझते हैं, अवॉइड होना चाहिए। रिडंडेंट मतलब हम किसी एक इंफॉर्मेशन को बार-बार स्टोर कर रहे हैं, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सेस टू डेटा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस होना चाहिए डेटा का मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ क्वेरी करनी है, जैसे आपने एसक्यूएल क्वेरी के बारे में पढ़ा, तो अगर हम कुछ सर्च आउट करना चाहते हैं, कुछ एक्सेस करना चाहते हैं डेटा को, तो ईज़िली कर पाएँ, ईज़िली हम उसको एक्सेस कर पाएँ, ये सुविधा होना चाहिए। सपोर्ट्स द मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी ओवर टाइम, अगर हमारे डेटा में कुछ भी अपडेट्स वगैरह होते हैं, तो उसकी इंटीग्रिटी, उसकी जो है डेटा की सिक्योरिटी एंड डाटा का एक्सेस और डाटा की इंटीग्रिटी आप समझ सकते हैं, उसी चीज मेंटेन होनी चाहिए। क्लीन, कंसिस्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, तो ये सारे जो होते हैं खूबियां हैं, वो एक सही डेटाबेस की है और इन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अपना डेटाबेस तैयार करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डेटा है इंस्ट्रक्टर विथ डिपार्टमेंट। इस टेबल में इंस्ट्रक्टर, उनके डिपार्टमेंट, उसका बिल्डिंग नेम और उसके बजट, ये सारी चीजें इसमें शो की गई हैं। और अगले ही स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट के अलग-अलग टेबल में शो किया गया है। तो अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। इंस्ट्रक्टर विद डिपार्टमेंट, इस पे कई सारी बातें हैं जो हम यहीं पर डिस्कस कर लें तो बेहतर होगा। ये इसको अगर हम एक टेबल में शो करते हैं, इंस्ट्रक्टर विद डिपार्टमेंट को एक टेबल में दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आइंस्टीन जो है ये वाटसन बिल्डिंग में है, इनका बजट इतना है। वाटसन बिल्डिंग यहाँ भी है, इसका बजट 90,000 है। एंड वाटसन बिल्डिंग यहाँ पे इसका बजट 70,000 है। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है और ये 90,000 वाला जो था वाटसन, ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट था और ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है। तो देखिए हम डिपार्टमेंट नेम जो है बिल्डिंग का, उसका बजट फिक्स है। ओके, जैसे हिस्ट्री का डिपार्टमेंट नेम है और पेंटर बिल्डिंग के लिए 50,000 बजट है और हिस्ट्री पेंटर के लिए 50,000 बजट है। तो ये जो डेटा है ये रिडंडेंट आ रही है, बार-बार आ रही है। ठीक है, तो ये टेबल इसलिए हम इसको सही कंसीडर नहीं करेंगे। इसको अगर हम एक साथ दिखाते हैं तो इसके साथ ही क्या प्रॉब्लम है गाइस, कि मान लेते हैं कि ऐसे भी डिपार्टमेंट होंगे जिनका अभी कोई बजट एलोकेट नहीं हुआ है। उसको अगर हम इसमें शो करना चाहें तो केवल डिपार्टमेंट के लिए हमें एक अलग से लाइन बनानी पड़ेगी, बाकी डेटा नल हो जाएगा। या फिर ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं
जिनकी सैलरी अगर फ्लक्चुएट कर रही है हर मंथ में, तो हम उनको अपडेट करने के लिए हम उसको बजट के साथ कंसीडर करें, दिखाएं, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी कि अगर हम इंस्ट्रक्टर में कोई चेंज करना चाहें या डिपार्टमेंट में कुछ चेंज करना चाहें तो टेबल में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। सपोज दैट अगर हमने जो है ये फिजिक्स वाटसन जो बिल्डिंग है इसमें 70,000 इसका बजट है, ये बजट अगर नेक्स्ट ईयर चेंज होता है तो हम इस एक लाइन में चेंज करने से काम नहीं चलेगा। ये फिजिक्स डिपार्टमेंट और 70,000 बजट और वाटसन ये जहां-जहां जिस-जिस रो में यूज हुआ है उन सबको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा टास्क है ये। वहीं पर अगर हम ये इसको दो अलग-अलग टेबल में डिवाइड कर देते हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर टेबल हो गया, इसमें हमने इंस्ट्रक्टर की आईडी, नेम, उनका डिपार्टमेंट नेम, सैलरी लिख दिया। ओके, रियल वर्ल्ड डेटा से ये मैच कर रहा है, इंस्ट्रक्टर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो चीजें मैच कर रही हैं। डिपार्टमेंट में हम डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग और बजट लिख देते हैं। अगेन अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंट तो हमने टेबल बना दिया, लेकिन इसमें अगर हमें कोई की बनाना है, कोई कैंडिडेट की बनाना है, प्राइमरी की बनाना है, तो आप देखो कैसे बन पाएगा। केवल डिपार्टमेंट नेम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम बायोलॉजी है। हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट नेम से हम बना सकते हैं। डिपार्टमेंट नेम हमारा की हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम यूनिक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम की हो जाएगा। बिल्डिंग यूनिक नहीं है, बिल्डिंग को हम की नहीं बना सकते, और बजट तो वेरिएबल है, उसमें हम नहीं जा सकते। तो ये है, ठीक है। तो आइए हम और इसके बारे में स्टडी करते हैं। रिडंडेंसी एंड एनोमली क्या होता है? रिडंडेंसी आप सभी जानते हैं कि अगर कोई डाटा बार-बार रिपीट हो रहा है तो उसको रिडंडेंसी बोलते हैं, और इट लीड्स टू एनोमली। एनोमली का मतलब क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसीज दैट कैन रेज ड्यू टू डेटा चेंजेस इन ए डेटाबेस विद इंसर्शन, डिलीशन एंड अपडेट। इंसर्ट करते हैं डेटा, डिलीट करते हैं डेटा, अपडेट करते हैं डेटा, तो इसके कारण जो है इनकंसिस्टेंसी हो जाती है डेटा में, तो उसी को हम एनोमली बोलते हैं। ओके, these problems occur in poorly planned unnormalized database where all the data is stored in one table। जहां पे हम सारे डेटा को एक टेबल में स्टोर करते हैं, वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम आएगी कि हमें कोई डेटा को इंसर्ट करना हुआ, डिलीट करना हुआ या अपडेट करने हुआ, इन सब चीजों में प्रॉब्लम आती है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। इंसर्ट करना हुआ, अगर हमें सभी डेटा अगर एक जगह पर एक टेबल में लिखे हैं, अगर हमें यहाँ पर कोई न्यू इंस्ट्रक्टर आता है जिसको अभी कोई डिपार्टमेंट या बिल्डिंग एलोकेट नहीं हुआ है, उसको इंसर्ट करना होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, अच्छा, या फिर डिलीट की अगर बात करें तो ऐसा मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट है सपोज दैट फिजिक्स, और फिजिक्स में एक ही बिल्डिंग है वाटसन, और उसका एक ही बजट है, और इसमें एक ही इसकी रो है, आइंस्टीन नाम के इंस्ट्रक्टर हैं, फिजिक्स का एक ही रो है। अगर हमें आइंस्टीन नाम के इंस्ट्रक्टर को डिलीट करना हुआ, ये इंस्ट्रक्टर अभी एसोसिएटेड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो अगर हम आइंस्टीन को डिलीट करते हैं, सपोज दैट इनका ये फिजिक्स वाला जो डिपार्टमेंट और बिल्डिंग है, बजट है, इसका एक ही रो में है, तो अगर हम आइंस्टीन वाले रो को डिलीट करेंगे तो ये डिपार्टमेंट नेम, बिल्डिंग और बजट ये पूरा डिलीट हो जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमें ये डेटा तो चाहिए बट हमें इंस्ट्रक्टर को डिलीट करना था, तो ये डिलीट वाले में प्रॉब्लम हो गई। अपडेट वाले में भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर हमें एक जगह कोई बजट चेंज करना हुआ, एक ये मल्टीपल रोज में ये वाटसन है अगर, तो हमें मल्टीपल जगह पे उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह की एनोमली होती है, तीन तरह की, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेट की। इंसर्शन एनोमली when we cannot add an instructor with department if the department does not have a building or budget। वही बात जो मैंने आपको कही। डिलीशन के लिए we delete the last instructor of a department from instructor with department, we lose building and budget information। अगर लास्ट इंस्ट्रक्टर कोई इस बिल्डिंग का बजट का है, उसको हम डिलीट करें तो हमें बिल्डिंग और बजट भी डिलीट हो जाएगा। अपडेट का भी वही बात है कि when the budget changes for a department having large number of instructor with department application may miss some of them। तो उसको हर रो में चेंज करने में हमें कुछ मिस हो सकता है। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी है। वी हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिडंडेंसी।
रिडंडेंसी जो होती है उससे हमें एनोमली आती है, और ये चीज कैसे आता है, डिपेंडेंसी होने से। डिपार्टमेंट नेम यूनिकली डिसाइड्स बिल्डिंग एंड बजट, ए डिपार्टमेंट कैन नॉट हैव टू डिफरेंट बजट फॉर बिल्डिंग, सो बिल्डिंग एंड बजट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट नेम। ओके, तो डिपेंडेंसी होने से रिडंडेंसी आती है, मतलब कि एक डिपार्टमेंट नेम यूनिकली डिसाइड्स बिल्डिंग एंड बजट, डिपार्टमेंट नेम जो है वो यूनिकली बिल्डिंग और बजट को डिसाइड कर रहा है। डिपार्टमेंट कैन नॉट हैव टू डिफरेंट बजट और बिल्डिंग, एक डिपार्टमेंट जो है दो बजट है दो बिल्डिंग उसको नहीं हो सकती, सो बिल्डिंग एंड बजट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट नेम। हाउ टू improve or at least minimize redundancy, तो अब हम बात करेंगे कि हम इस रिडंडेंसी को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्टर विद डिपार्टमेंट कैन बी डिकम्पोज इनटू इंस्ट्रक्टर एंड डिपार्टमेंट, तो ऐसा ही कर सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर विद डिपार्टमेंट जो सिंगल टेबल है उसको हम डिकम्पोज कर दें इंस्ट्रक्टर और डिपार्टमेंट दो अलग अलग टेबल में, दो अलग अलग टेबल में डिकम्पोज करने से हमारी जो रिडंडेंसी है और एनोमली है उसको हम रिमूव किया सकता है, मिनिमाइज किया सकता है। तो गुड डिकम्पोजिशन जो होता है मिनिमाइजेशन ऑफ डिपेंडेंसी, डिकम्पोज अगर हम करते हैं एक टेबल को दो अलग अलग छोटे छोटे टेबल में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा डिपेंडेंसी को मिनिमाइज करता है। क्या कह रहा है कि इज एवरी डिकम्पोजिशन गुड, नो इट नीड्स टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन, ऑनर द डिपेंडेंसी, बी एफिशिएंट, वेरियस स्कीम्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन इंश्योर गुड डिकम्पोजिशन। तो इसको जो गुड डिकम्पोजिशन वर्ड है इसको नॉर्मलाइजेशन भी बोला जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब हुआ गुड डिकम्पोजिशन। तो क्या सभी डिकम्पोजिशन गुड होते हैं, नहीं, कुछ चीजें हमें एंश्योर करनी होंगी जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये डिकम्पोजिशन गुड है या नहीं, बैड है। तो आगे के स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे गुड डिकम्पोजिशन क्या होता है। नॉट ऑल डिकम्पोजिशन आर गुड, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एम्प्लॉय का एक टेबल है जिसमें आईडी, नेम, स्ट्रीट, सिटी, सैलरी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2। एम्प्लॉय 1 में रखा गया आईडी और नेम, एम्प्लॉय 2 में रखा गया नेम, स्ट्रीट, सिटी और सैलरी। तो क्या एक अच्छा डिकम्पोजिशन है, नहीं। तो अच्छा डिकम्पोजिशन नहीं होने का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉसी डिकम्पोजिशन। लॉसी डिकम्पोजिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई चीज हमारा माइनस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉसी डिकम्पोजिशन उसे भी बोलते हैं जहां पर हमें फालतू के 2-3 लाइन एक्स्ट्रा मिल जाए, उसको भी लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जो सही डिकम्पोजिशन नहीं है उसको लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये एम्प्लॉय नाम का टेबल था जिसमें एट्रीब्यूट थे आईडी, नेम, स्ट्रीट, सिटी और सैलरी, इसको दो पार्ट में कर दिया, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2। इसमें आईडी और नेम कर दिया, इसमें नेम, स्ट्रीट, सिटी और सैलरी कर दिया। तो क्या ये सही डिकम्पोजिशन है, नहीं है, क्योंकि अगर हम इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन करें तो हमें फिर से टेबल में जो है 4 रोज मिल जाते हैं, डबलिंग हो जाती है। देखिए ये किम, मैन, पेरी, पेरिज 75,000 75,000, ये दोनों रोज सेम है लेकिन आईडी डिफरेंट है, और यहाँ पे भी आईडी का डिफरेंट है और बाकी डेटा सेम है। तो ये हमें जो है नेचुरल ज्वाइन करने पर ऐसे मिला। नेचुरल ज्वाइन किस बेस पे किया गया, नेम के बेस पे किया गया, किम किम, और यहाँ भी किम किम था, ठीक है। जबकि हमें जो हमने देखा कि दो किम जो थे वो एक ही अलग अलग बंदे थे, उनकी आईडी अलग अलग है। तो एक इसमें जो मेन टेबल है हमारे दो रो थे, एक ही नाम के दो पर्सन थे, उनका नेम सेम था और उनको हमने अलग अलग दोनों एम्प्लॉय 1 वाले किम को यहाँ पर कर दिया, एम्प्लॉय 2 वाले किम को अलग टेबल बना दिया। और लेकिन हमने जब उनका नेचुरल ज्वाइन किया तो नेम सेम होने के कारण ये जो है नेचुरल ज्वाइन में हमें 4 रोज मिल गए। तो सही डिकम्पोजिशन का एक ये भी स्टैंडर्ड है कि अगर हम नेचुरल ज्वाइन करें तो हमें वही टेबल मिलना चाहिए, ओरिजिनल टेबल जो है रिलेशन का वही मिलना चाहिए, अलग से नहीं मिलना चाहिए। तो इसको लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन वो होता है कि अगर हम दो टेबल को, यहाँ पर देखिए हमारा टेबल था एबीसी वाला, इसको हमने एक टेबल 1 और टेबल 2 में जो है डिकम्पोज किया और फिर इसका हमने नेचुरल ज्वाइन किया तो हमें फिर से वही टेबल मिल गया, समझ गए। तो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन वो होता है कि अगर आपने दो टेबल में डिवाइड किया है तो दोनों का अगर आप नेचुरल ज्वाइन करें तो आपको वही टेबल मिल जाए। तो नेचुरल ज्वाइन का मतलब कि आपको कुछ ना कुछ उसमें कॉमन रखना है, इंटरसेक्शन दोनों का होना चाहिए। इसमें ए बी और बी सी है तो हमने किसके बेस पर किया है नेचुरल ज्वाइन, बी के बेस पे, ठीक है।
ओके, तो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन R into relation R1 and R2 such that if we perform natural join of two smaller relations it will return the original relation। अगर हम स्मॉलर रिलेशन का नेचुरल ज्वाइन करें तो ओरिजिनल रिलेशन मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ चीजों पे, एटॉमिक डोमेन्स और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये डिकम्पोजिशन से ही रिलेटेड है। एटॉमिक डोमेन्स क्या होता है? देखिए एटॉमिक डोमेन्स होता है कि एग्जांपल्स ऑफ नॉन एटॉमिक डोमेन्स। एटॉमिक डोमेन्स का मतलब यूनिक होनी चाहिए चीजें, यूनिक। देखिए नॉन एटॉमिक डोमेन में क्या आ गया? सेट ऑफ नेम्स। सेट ऑफ नेम्स का मतलब हो गया कि अगर इसमें कई सारे नाम हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों है, तो ऐसे जो है एटॉमिक नहीं हुआ। एटॉमिक का मतलब यूनिकनेस होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक CS101 इस तरह का रोल नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। हाँ भाई, तो हम ये कह रहे थे कि अगर हाँ, तो एटॉमिक का मतलब यूनिकनेस होना चाहिए। जैसे अगर हमारा रोल नंबर है या फिर इस तरह से कोई नंबर है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक दोनों पार्ट हैं, जो फर्स्ट टू लेटर से वो किसी ब्रांच को बता रहा है, जैसे कंप्यूटर साइंस या EE 103 है, तो इसको दो पार्ट में अगर ब्रेक किया सकता है तो उसको एटॉमिक नहीं माना जाएगा। एटॉमिक का मतलब हो कि एक साथ हो, मान लेते हैं राम, ये एटॉमिक हो गया, ये एक साथ है नाम, या कोई नंबर है 1 2 3 4, तो ये एटॉमिक है, ठीक है। और कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट है जिसमें एक से उसको ज्यादा उसमें नाम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो वो भी एटॉमिक नहीं हुआ। सेट ऑफ नेम्स, तो कोई ग्रुप में चीज है तो वो भी एटॉमिक नहीं हुआ। एटॉमिक का मतलब सिंगल पीस होना चाहिए, ठीक है। ए रिलेशनल स्कीमा आर इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? फर्स्ट नॉर्मल, ये एटॉमिक का यहाँ पर यूज होगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक होता है 1NF, इसको बोलते हैं किसी भी रिलेशनल स्कीमा को, टेबल को हम 1NF फॉर्म में या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब बोलते हैं? जब उसका डोमेन हो ऑल एट्रीब्यूट जो एटॉमिक हो, उसके सारे एट्रीब्यूट अगर एटॉमिक हैं तब उसको 1NF बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट कंटेन्स ओनली a सिंगल वैल्यू फॉर द डोमेन। किसी सब वैल्यू में सिंगल वैल्यू होना चाहिए एट्रीब्यूट में, मल्टी वैल्यूड नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो नॉन एटॉमिक वैल्यूज कॉम्प्लिकेट स्टोरेज एंड इनकरेज रिडंडेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। तो जो नॉन एटॉमिक वैल्यूज होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपको स्टोरेज को कॉम्प्लिकेट करते हैं, इनकरेज करते हैं रिडंडेंसी को, जिससे हमें जो है डेटा को एक्सेस करने में दिक्कत आती है। हम आगे देखेंगे। वी एज्यूम ऑल रिलेशन ऑल इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हम एज्यूम करें कि हमारे सारे रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, यानी 1NF फॉर्म में होना चाहिए। DBMS में, डेटाबेस में एज्यूम करते हैं कि सारे जो है रिलेशन 1NF फॉर्म में होने चाहिए। Atomicity is actually a property of how the elements of the domains are used. String would normally be considered indivisibly, मतलब स्ट्रिंग को हम कंसीडर करते हैं कि वो डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई रोल नंबर है, इस तरह का चीज है, तो ये डिवाइड हो सकता है, ये चीज नहीं चल पाएगी। If the first two characters are extracted to find the department, the domain of roll number is not atomic, ये नॉन एटॉमिक है अगर उसमें दो चीजें मिक्स हैं। Doing so is a bad idea, leads to encoding of information in application program rather than the database। तो इस तरह का जो अगर कोई डेटा है तो वो हमारे लिए बैड आइडिया है, वो 1NF फॉर्म में नहीं है, एटमोसिटी नहीं है उसमें। देखिए द फॉलोइंग इज नॉट इन 1NF, इसमें क्या है? कस्टमर आईडी सही है, फर्स्ट नेम पूजा सैन जॉन सही है, सरनेम भी सही है, लेकिन टेलीफोन नंबर में देखिए, टेलीफोन नंबर जो है ये हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें टेलीफोन नंबर इज कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब ये होगा कि एक नंबर में कई पार्ट हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। कहीं पर भी जो है एक्सटेंशन होता है, जैसे इंडिया का है +91, पाकिस्तान का है +92, तो इसके बाद 10 डिजिट का नंबर होता है, तो ये चीज जो होता है इसे एक्सटेंशन 53। तो ये सब चीजें जो है ये कंपोजिट हो गया। दूसरा मल्टी वैल्यूड भी है, एक फोन नंबर के यहाँ पर दो दो फोन नंबर है, तो अगर हमें एक फोन नंबर से कोई सर्च करना हुआ तो डेटा को दिक्कत होगी, एक फोन नंबर डिलीट करना हुआ तो डेटा में दिक्कत होगी, ठीक है। अच्छा, क्या हम दूसरा चीज कंसीडर कर सकते हैं कि टेलीफोन नंबर दो है तो हमने इसको दो कॉलम बना दिया, टेलीफोन नंबर 1 एंड टेलीफोन नंबर 2। अगेन कंपोजिट वाली पार्ट तो रह ही गया। दूसरा क्या हम एश्योर कर सकते हैं कि दो ही फोन नंबर होगा, तीसरा फोन नंबर कोई नहीं होगा, हो गया तो फिर
आर्बिट्री एंड मीनिंगलेस ऑर्डरिंग ऑफ एट्रीब्यूट, और एक ही तरह के डेटा को लिए दो अलग अलग कॉलम बनाना कहाँ तक जायज है? टेलीफोन नंबर ये भी है, टेलीफोन नंबर ये, उसके लिए दो अलग अलग एट्रीब्यूट बनाना जायज नहीं। हाउ टू सर्च टेलीफोन नंबर्स, व्हाई ओनली टू नंबर्स? तो वी हैव टू एट्रीब्यूट फॉर द सेम कॉन्सेप्ट, हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट के लिए दो एट्रीब्यूट रखना ये भी सही नहीं है, तो इस तरह की चीज भी कंसीडर नहीं की जाएगी। अब कह रहा है कि इज दिस फॉलोइंग इज वन एन एफ। अच्छा, अब इसमें क्या किया है कि टेलीफोन नंबर को, दो नंबर को अलग अलग लाइन में लिख दिया, तो अलग अलग लाइन में लिखने से कस्टमर आईडी भी डबल हो गया, फर्स्ट नेम भी डबल हो गया, सरनेम भी डबल हो गया। तो अब क्या हमारा कस्टमर आईडी जो हमारा प्राइमरी की था वो रह जाएगा, उसका रिडंडेंसी हो गया, नाम भी दो बार हो गया, रिडंडेंसी हो गया, सरनेम भी। तो हम इसको अलग अलग रो में भी नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग डेटा है तो डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन हो गया। आईडी इज नॉट मोर द की, की टेलीफोन नंबर हमारा टेलीफोन नंबर की हो गया है। बेटर टू हैव टू रिलेशन, तो बेटर इसका है कि इसको हम डिकम्पोज कर दें दो रिलेशन में। कस्टमर नेम में हम आईडी फर्स्ट नेम सरनेम कर दें और टेलीफोन नंबर में कस्टमर आईडी और टेलीफोन नंबर कर दें। अब यहाँ पर भी देखिए, जो हमारा ये टेलीफोन नंबर के लिए हमने कस्टमर आईडी बनाया है, अगर मल्टी वैल्यूड फोन नंबर है तो देखिए इसमें कस्टमर आईडी को हम वो नहीं बना सकते हैं प्राइमरी की, क्योंकि दो बार आ रहा है। तो ये एक वीक एंटिटी इसको बोलेंगे, वीक एंटिटी, जहां पर इसके की को अगर हम प्राइमरी की नहीं बना सकते तो एक वीक एंटिटी होगा। दूसरा, टेलीफोन नंबर को भी नहीं बना सकते क्योंकि इसमें कंपोजिट नंबर है, कई पार्ट है। वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशन identically satisfied 2NF and 3NF, ठीक है। Decomposition helps to attain 1NF for the embedded one to many relationship, decomposition ही इसका solution है, ठीक है। आइए अब चलते हैं एक्टिविटी के ऊपर, यहां तक था थ्योरी पार्ट। Which among the following is not a feature of a good database design? गुड डेटाबेस डिजाइन का क्या फीचर नहीं है? तो द डिजाइन शुड बी प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सेस टू डेटा, ये तो होना चाहिए, नॉट कह रहा है ना। द डिजाइन मस्ट प्रमोट रिडंडेंट स्टोरेज ऑफ द डेटा आइटम्स, ये नहीं होना चाहिए। द डिजाइन मस्ट बी क्लीन कंसिस्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सही है। द डिजाइन मस्ट कंसीडर ऑल एक्सपेक्टेड डेटा ओवर टाइम, ये भी पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रिडंडेंसी इन डेटाबेस। डेटाबेस में रिडंडेंसी के लिए क्या है? रिडंडेंसी में रिजल्ट इन डेटा एनोमली, सही है। रिडंडेंसी में एराइज ड्यू टू एन अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस, नॉर्मलाइज का मतलब वही था आपका गुड डिकम्पोजिशन जो था उसको नॉर्मलाइज बोलते थे, तो रिडंडेंसी में एराइज ड्यू टू अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस। नॉर्मलाइज का मतलब वो था, आपको मैंने दिखाया था, नॉर्मलाइज का मतलब, नॉर्मलाइज का मतलब था कि उसको डिकम्पोज किया जाए। नॉर्मलाइजेशन इज गुड डिकम्पोजिशन, उसको दो पार्ट में ब्रेक करना ही नॉर्मलाइजेशन था। ओके, करें रिडंडेंसी मैंडेट्स दैट ए डेटा आइटम कैन नॉट हैव मल्टीपल कॉपीज इन द डेटाबेस। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि उसमें डेटा का मल्टीपल कॉपी है, तो ये तो गलत हो गया। रिडंडेंसी कैन बी रिड्यूस्ड बाय एप्रोप्रिएट डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशंस, ये सही है। Which of the following is not a data anomaly? इंसर्शन डिलीशन एंड एनोमली अपडेट डेटा होते हैं, ये इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेट एनोमली होता है, सेलेक्ट एनोमली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए डेटाबेस चेंजिंग ए सिंगल डेटा मे रिक्वायर चेंजिंग मेनी रिकॉर्ड्स लीडिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सम चेंजेस बीइंग मेड इनकरेक्टली, दिस सिचुएशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अपडेट एनोमली। अगर एक डेटा में कर रहा है कि चेंजिंग इन सिंगल डेटा, एक डेटा को चेंज कर रहा है तो मल्टीपल जगह चेंजेस करना पड़ेंगे, ये अपडेट एनोमली हुआ। Which of the following statement is a true for lossless joint decomposition? Lossless, it decomposes a relation into smaller relations such that if we perform a natural join of a smaller relation it will return the original relation, सही है। lossless decomposition, it decomposes a smaller relation such that we perform a natural join of the smaller relation it will return more tuples, गलत है। natural it will return the lesser tuple, ये भी गलत है। It is effective in removing redundancy from databases while preserving the original data, ये सही है। नेक्स्ट करा है if a relation is in 1NF then which of the following is are true about the relation? The domains of all attributes of the relation are atomic,
एटॉमिक होना चाहिए, हमने देखा है। A relation in one NF may contain one or more composite or multi-valued attribute, गलत है। In DBMS we assume that all the relation are in one NF by default, yes। The value of each attribute contains only a single value from that attribute's domain, हाँ वही हुआ एटॉमिक वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि we want to store information about some books in a database. Every book has a unique ISBN, a name, a publisher, and multiple authors. An author can also write multiple books. We consider the following two relations, each of which are in one NF. Books और author one NF में है. What should be the primary key for the tables? Book के लिए जो ISBN primary key हो जाएगा और authors के लिए जो प्राइमरी की होगा वो ISBN प्लस ऑथर होगा। क्योंकि ओनली ISBN जो है ऑथर्स का प्राइमरी की नहीं हो सकता, कि ISBN रिपीटेटिव हो सकता है ना, ISBN जो है वो रिपीटेटिव होता है। तो ISBN एट्रीब्यूट फॉर रिलेशन बुक्स एंड ISBN ऑथर फॉर रिलेशन ऑथर्स, इन दोनों को मिला करके प्राइमरी की होगा। तो यहाँ पर ये 5.1 खत्म होता है और यहाँ पर आप बने रहें, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और फर्दर जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।